Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Sehrawat Classes. My name is Sonia Sehrawat and today in this video we are going to continue our practice set which we have started in our previous videos. In our previous videos we have completed two parts of this practice set and now in this video we will also continue from the question number 46 and the question is which of the following cell organelles is having single layered unit membrane. इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जिसके पास सिंगल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन होती है. मींस अदर जो ऑप्शंस है हमारे उनके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है. तो हमें देखना है कि इनमें से किसके पास सिंगल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन है. फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रोसोम, सेकेंड वन इज लाइसोसोम, थर्ड वन इज मीसोसोम्स एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियस. सबसे पहले तो न्यूक्लियस की ही बात करें तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस जो होता है आप देखते हो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है. न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है ये. नेक्स्ट हम बात करें तो लाइसोसोम. लाइसोसोम जो होता है दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इसकी जो लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनल है वो कितनी मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहती है, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से. सेंट्रोसोम और मीसोसोम की बात करें तो जो सेंट्रोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता ही नहीं है. सेंट्रोसोम एक सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हम लोग जानते हैं इसके बारे में. दिस इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल. एंड सेंट्रोसोम जो हम जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे हमने देखा था दो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता था, जो दो सेंट्रियोल का बना होता था. सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं जो सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं, क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करने का, क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने का काम करते हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं इनसे. सो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए या सेंट्रियोल के बनी हुई स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती. अनदर ऑप्शन इज मीजोसोम. मीजोसोम क्या होता है? मीजोसोम बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी के इनर फोल्ड होते हैं. ये कोई ऑर्गेनल की कैटेगरी में हम इनको नहीं रख सकते. वहां पर ये क्या रोल प्ले करते हैं और रेस्पिरेशन का जो फंक्शन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि प्रोकैरियोटिक के पास क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह या और सेल ऑर्गेनल है ही नहीं, तो वहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है वही अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होती है और मीजोसोम बनाती है और ये रेस्पिरेशन यानी एटीपी फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं. सो मीजोसोम को तो हम ऑर्गेनल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड को इसमें बात नहीं करेंगे. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, दैट इज लाइसोसोम. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. लाइसोसोम की और बात करें तो इसके पास क्या भरे होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं जिनका काम होता है वेस्ट डेब्रिस, वेस्ट मटेरियल या सेलुलर डेब्रिस, सेल का ही कुछ जो है डेड हो गई, सेल का कोई पार्ट डेड हो गया तो उस सारी चीजों को डाइजेस्ट करने का, ब्रेक डाउन करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइसोसोम्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या होगा? सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा ये भी. ऑप्शन 1 इज प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन 2 इज नरिशिंग द न्यूक्लियस, ऑप्शन 3 secretion of materials, ऑप्शन 4 is to give shape to the cell. आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हमारा? प्रोटीन सिंथेसिस. इन सारे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस. बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या रहते हैं? सपोज दिस इज अवर सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बाहर आप देखोगे इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर. ये हमारी सिस्टर्नी बोलते हैं जिनको. उनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? ऐसे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर जिनको राइबोसोम्स कहते हैं. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है विच मेक इट्स रफ एंड इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच मेक्स इट्स अपीयरेंस रफ. सो दिस इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है. सो दिस इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मेन फंक्शन ये हुआ. एज वेल एज जो एसईआर होते हैं वो क्या सिंथेसिस करते हैं? लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं. ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं. सो स्टेरॉइड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उनको राइबोसोम. यहाँ पर लिपिड्स की बात नहीं की इसलिए हमने सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का ऑप्शन दिखाई दिया तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस. और प्रोटीन को फोल्ड करना भी, सिंथेसिस करना और फोल्डिंग करना
बिकॉज इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनके सरफेस पर, और जो SCR है वो क्या करता है, स्टीरॉइड और हार्मोन सिंथेसिस करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर 1. Now the next question is respiratory enzymes are present in. Respiratory enzymes जो होते हैं वो कहाँ present होते हैं? Option 1 is mitochondria, option 2 chloroplast, option 3 is Golgi bodies, and fourth is lysosomes. So correct answer here will be mitochondria. हम बार बार पढ़ते हैं mitochondria is also known as powerhouse of the cell because it plays role in ATP synthesis. एंड ATP सिंथेसिस किस में होता है, रेस्पिरेशन में भी रेस्पिरेशन में ही होता है. तो रेस्पिरेशन जो है उसके 2 स्टेप हैं हमारे, बहुत बेसिक सा पॉइंट हो गया, बेसिक सी चीज हो गई है. रेस्पिरेशन में 2 बेसिक स्टेप होते हैं. फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड सेकेंड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड सेलुलर ब्रीदिंग में तो आप जानते हैं क्या होता है, O2 और CO2 का लेन देन, O2 ली जाती है, CO2 छोड़ी जाती है. एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन हमने ली है वो ऑक्सीडेशन करती है फूड का. डाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी में है तब तक उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी फिर ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ये काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं. तो रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस के लिए, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उस सबके लिए एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में. So the correct option will be option number 1. Now the next is the disease due to inflammation of vermiform appendix of the digestive system is known as. हमारे digestive system में vermiform appendix जो एक vestigial organ होता है, vestigial organ जानते हैं आप, I hope जानते ही होंगे. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो ऐसे ऑर्गन्स जिनका हमारी बॉडी में अब कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं रह गया है, बट कुछ टाइम पहले की बात करें तो पहले ये फंक्शनल हुआ करते थे, इनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता था, बट अब इनका फंक्शन ना होने की वजह से ये किसकी फॉर्म में रह गए हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स की फॉर्म में रह गए हैं. ऐसा ही एक ऑर्गन हमारी टेल है, और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी ऐसी होती है, इंटेस्टाइन का हमारा पार्ट होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहती है. इसमें अगर वैसे इसका कोई रोल नहीं है, काम नहीं है, बट अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या होगा, अमीबिक डिसेंट्री, अपेंडिसाइटिस, इंटेस्टिनल कैंसर या फिर अपेंडेक्टोमी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस आपने सुना भी होगा बहुत लोगों का कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन या सर्जरी हुई है, तो उसमें यही किया जाता है. अपेंडिसाइटिस डिसीज का नाम है, और फिर अपेंडेक्टोमी करते हैं हम, मीन्स उसको फिर रिमूव करना, सर्जिकली रिमूव करना, दैट इज अपेंडेक्टोमी. और अपेंडिसाइटिस उस कंडीशन को या डिसीज को बोलेंगे, दैट इज पेनफुल, पोटेंशियली फेटल कंडीशन होती है, अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जब. अमीबिक डिसेंट्री की बात करें तो ये हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, एक लूज मोशन जैसी सिचुएशन बन जाती है एंट अमीबा की वजह से. इंटेस्टिनल कैंसर, इंटेस्टाइन में होने वाला कैंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर 2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेरा इज कोज्ड बाय. कोलेरा किससे होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन. बेसिक एंड इजी क्वेश्चन, वेरी इजी. कोलेरा जो है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है. नाम भी नहीं पूछा है आप लोगों से, सीधा सीधा बस ये पूछा है कि किससे होता है. तो करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर 2, बैक्टीरिया. विब्रियो कोलेरा कौन से बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कोलेरा. और जो ट्रांसमिशन का मेथड होता है इसका, वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. जो कोलेरा है या हैजा है वो कैसे फैलता है, कंटेमिनेटेड वाटर से और एयर के, फूड के, सॉरी, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू फैलता है. सीवियर डायरिया हो जाता है इसमें, इलनेस एंड डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर 2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द क्रोमोसोमल फॉर्मुलेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मेटा मेल कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. क्या है ये, क्रोमोसोमल फॉर्मुलेशन बताइए, मेटा मेल कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए ड्रोसोफिला में क्या होता है. 2a + 3x, 3a + 3x, 4a + 3x एंड 3a + xy. ये a का यहाँ क्या मीनिंग है आप जानते हो, ऑटोसोम्स. x का क्या मीनिंग है, सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज x. अब हम अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए XY ही क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं हमारी तरह. बट यहाँ क्या डिफरेंस है, हमारे में तो Y डिटरमाइन करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका सेक्स क्या होगा, मेल या फीमेल.
यहाँ पर क्या होता है, वाई ना डिटरमाइन करके कौन डिटरमाइन करता है, एक्स का और ए का रेशियो। एक्स और ए का जो रेशियो है वो डिटरमाइन करता है कि मेल होगा, फीमेल होगा, सुपर फीमेल या मेटा मेल, अभी बात करेंगे मेटा फीमेल या सुपर फीमेल ऐसा होगा या फिर इंटरसेक्स होगा। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, एक्स और ए के रेशियो पर डिपेंड करती है, ना कि वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस से। वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस से यहाँ मेल नहीं होते हैं, यहाँ पर एक्स और ए का जो रेशियो है वो डिटरमाइन करता है सेक्स डिटर्मिनेशन इनमें। तो मेटा मेल इन्होंने पूछा है, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स के रेशियो पर डिपेंड करता है। जो नॉर्मल फीमेल होंगी उनके पास क्या होगा, 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे नॉर्मल फीमेल के पास, और 2 सेट होंगे किसके, ऑटोसोम्स के। 2 सेट ऑटोसोम्स के यानी कि 4, और 2 क्या हो गए, एक्स क्रोमोसोम इनके पास। वाई है नहीं है उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, 2 एक्स अगर किसी के पास है और 2 सेट ऑटोसोम्स के हैं तो वो नॉर्मल फीमेल होगी। नॉर्मल मेल क्या होगा, जिसके पास 1 एक्स होगा, 1 वाई होगा और 2 सेट किसके होंगे, मेल होने के लिए 1 वाई, 1 एक्स और 2 सेट ऑटोसोम्स के, मींस एक्स वाई प्लस 2a, उस कंडीशन को हम कह सकते हैं, 2 सेट ऑटोसोम्स के और एक्स और वाई। मेटा मेल की बात करें तो ये 3a प्लस एक्स वाई होगा। मेटा मेल के पास 3 सेट होंगे ऑटोसोम्स के। नॉर्मल मेल के पास कितने सेट हैं, 2 सेट हैं ऑटोसोम्स के। मेटा मेल के पास या सुपर मेल के पास 3 सेट ऑटोसोम्स के, और एक्स वाई नॉर्मल मेल की तरह ही है। तो ये एक जेनिक बैलेंस थ्योरी है, जेनिक बैलेंस सिस्टम है जो कैल्विन ब्रिज ने दिया था 1926 में। दिस इज नोन एज जेनिक बैलेंस थ्योरी और जेनिक बैलेंस सिस्टम। मींस इसमें एक्स और ए का रेशियो हमने अभी डिस्कस किया, वो डिटरमाइन करता है। तो एक्स और ए का रेशियो जो आएगा, अगर वो 1 आता है, अगर एक्स और ए का रेशियो 1 आता है, दैट विल बी फीमेल। देखो ऐसा ही हो रहा है ना, इसमें 2 सेट ऑटोसोम्स के हैं और 2 हमारे पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों को 2/2 करेंगे तो 1 आएगा, दैट विल बी नॉर्मल फीमेल। नाउ द अगर 1 और 0.5 के बीच में यहाँ कुछ कंडीशन आती है तो दैट विल बी इंटरसेक्स। 0.5 अगर आता है ये रेशियो तो दैट विल बी मेल। 1.5 आता है तो दैट विल बी सुपर फीमेल। ऐसे याद रखना कि फीमेल को ज़्यादा चाहिए, ऐसे याद कर लीजिए, फीमेल को ज़्यादा चाहिए क्या, रेशियो। फीमेल यहाँ जो है वो कह रही है भाई हमें ज़्यादा दो, हमारा कम में काम नहीं चलेगा। तो रेशियो में जो वैल्यू ज़्यादा है वो किसके लिए है, सुपर फीमेल के लिए है। मेल की जो वैल्यू है वो कम है। अगर 0.5 है तो नॉर्मल मेल है और 0.33 है तो वो सुपर मेल या मेटा मेल है। कुछ रेशियोज देख लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम हमने इस साइड मेंशन किया है, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स इधर, और ये एक्स और ए का रेशियो हमारा, और फिर क्या सेक्स होगा इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग का। सो अगर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 3 है और नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स क्या है, 2 है, तो 3/2 करेंगे तो 1.5 आ गया, यानी कि ये क्या होगी, मेटा फीमेल होगी। 1.5 वाली क्या होगी, मेटा फीमेल। 1 से ऊपर 1.5 के बीच में जितनी होंगी वो मेटा फीमेल या सुपर फीमेल होंगी। फिर 4 अगर एक्स क्रोमोसोम है और 3 सेट ऑटोसोम्स के हैं तो 4-3 का रेशियो निकालेंगे 1.33, ये भी मेटा फीमेल होगी। अगर 4 हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है और 4 ही हमारे पास क्या है, ऑटोसोम्स हैं, तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि नॉर्मल फीमेल। 4 ही एक्स क्रोमोसोम है और 4 ही क्या है हमारे पास, ऑटोसोम्स का सेट है, तो 4/4 यानी कि 1 नॉर्मल फीमेल। अगर हमारे पास 3 एक्स क्रोमोसोम है और 3 ही ऑटोसोम्स हैं तो 3/3 1, ये भी नॉर्मल फीमेल। ऐसे 2x है और 2 ऑटोसोम्स है तो क्वेश्चन जनरली ऐसा ही आएगा कि आपको एक्स क्रोमोसोम और ए क्रोमोसोम का नंबर दे देंगे, बताना होगा ये क्या है, या फिर मेटा फीमेल, मेटा मेल, या इंटरसेक्स, या नॉर्मल मेल या नॉर्मल फीमेल का पूछ लेंगे रेशियो क्या होगा, उनके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, तो आप रेशियो निकाल के देख लेंगे। एक तरीका ये है कि आपको रेशियो तो पता ही है ना कि इतना रेशियो आएगा तो ये होगा, तो जो भी आपको दिया हुआ है 3a + xy दिया हुआ है, तो इसमें ऑटोसोम्स कितने हैं हमारे पास, 3 है, एक्स क्रोमोसोम कितना है, 1 है, तो 1/3 अगर करेंगे तो 0.33 आ रहा है ना 1/3 का। 1 क्या है, एक्स क्रोमोसोम, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कहा है कि क्वेश्चन में ऑप्शन देख लो सारे, मेटा मेल से कौन मैच खाता है, तो जो आंसर हमारा है वो 3a + xy है, तो 3a + xy में 3 ऑटोसोम्स हैं और एक्स कितने हैं, 1 है, तो 1/3 करेंगे तो 0.33 आ गया, दैट विल बी मेटा मेल, ये हमारा मेटा मेल हो जाएगा। ऐसे अगर x 1 है और ऑटोसोम्स का सेट 2 है तो 1/2 0.5 यानी कि नॉर्मल मेल होगा। x 2 है और हमारा नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स 3 है तो 2/3 0.66 हो गया। 0.66 किस कंडीशन में आएगा, इंटरसेक्स की कंडीशन में आएगा ये भी। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। 3a + xy यहाँ पर हो जाएगा हमारा मेटा मेल कैरेक्टर ड्रोसोफिला में।
आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन की तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आंसर करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंगोलॉइड कंडीशन इज रिलेटेड टू और इन मंगोलिज्म अ पेशेंट शोज. जो मंगोलिज्म कंडीशन होती है उसमें पेशेंट को क्या शो करता है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी या फिर नन ऑफ दीज. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी. हम बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीटेडली हमने कई प्रैक्टिस सेट में किया है. डाउन सिंड्रोम, मंगोलॉइड कंडीशन या फिर मंगोलिज्म जिसको हम पहले बोलते थे. लैंगडन डाउन ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था. एंड ये ट्राइसोमी होती है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर. दिस इज ट्राइसोमी ऑन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर. मीन्स जो हमारे 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं उन पर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 3 क्रोमोसोम होते हैं इन द प्लेस ऑफ 2. मोनोसोमी में क्या हो जाता है, मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है. और नलीसोमी में क्या हो जाता है, किसी सेट के दोनों क्रोमोसोम खत्म हो जाते हैं, एब्सेंस होती है दोनों कॉपीज की. तो ये लीथल हो जाती है और कंडीशन. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट हेरिडिटरी. इनमें से कौन सा डिसऑर्डर हेरिडिटरी नहीं है, हीमोफीलिया, कैटरैक्ट, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस. सो द करेक्ट आंसर है हीमोफीलिया. आप पढ़ते हो जेनेटिक डिसऑर्डर में, सिकल सेल एनीमिया भी उधर ही पढ़ते हैं हम, कलर ब्लाइंडनेस भी पढ़ते हैं. जब हम 12th NCERT में भी ये चैप्टर देखते हैं तो वहाँ पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम इनका नाम पढ़ते हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस. कौन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ कैटरैक्ट हम वहाँ नहीं पढ़ते हैं. तो कैटरैक्ट जो होती है वो एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर नहीं है. क्लाउडिंग हो जाती है इसमें, लेंस जो होता है हमारा आई लेंस उसकी क्लाउडिंग हो जाती है और ये एजिंग की वजह से होता है मोस्टली, या फिर कोई और एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है. बाकी सबकी हम बात करें तो हीमोफीलिया क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. सेक्स लिंक्ड का मीनिंग क्या है, इसकी जो जीन होती है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है. और रिसेसिव का मीनिंग क्या है, दोनों ही डिफेक्टिव एलील होंगे तभी ये डिसऑर्डर होगा. सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया में होता क्या है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है. अगर किसी को कहीं कट या वुंड हो जाता है तो वहाँ ब्लीडिंग, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी, क्या नहीं होगा, क्लोटिंग नहीं होगी, क्लोट नहीं बनेगा. इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं बिकॉज क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री में इसको देखने को मिली थी. नाउ द नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. मींस ऑटोजोमल का क्या मीनिंग है कि इसकी जो जीन होती है वो कहाँ पर होती है, ऑटोजोम्स के ऊपर. और रिसेसिव से यहाँ क्या मीनिंग है कि यहाँ पर भी दोनों ही एलील हमारी कैसी होंगी, डिफेक्टिव होंगी, म्यूटेंट होंगी, तभी ये डिसीज होगी. एक एलील की प्रेजेंस में वो कैरियर का काम करेंगी, डिसीज नहीं होगी उसको. कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी. मींस इसकी जीन जो होती है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है बट रिसेसिव फॉर्म में रहता है. मींस इसके लिए भी दोनों एलील ही म्यूटेंट होनी चाहिए. सो आई होप दिस इज क्लियर. ऑप्शन 2 विल बी हियर करेक्ट, कैटरैक्ट. Now the next question is, if an albino man marries with a normal woman and 50 offsprings are albino and 50 are normal, the woman is. एल्बिनिज्म एक रिसेसिव कंडीशन होती है. एल्बिनिज्म एक रिसेसिव कंडीशन होती है जिसमें पिगमेंट नहीं बनता है. और यहाँ पर क्या दिया है कि एल्बिनो मैन ने नॉर्मल वुमेन से शादी की तो 50 ऑफस्प्रिंग एल्बिनो आए, एल्बिनो मैन था, और 50 क्या वुमेन नॉर्मल है, और 50 यहाँ पर क्या आए, नॉर्मल आए, और 50 कैसे आए, ऑफस्प्रिंग एल्बिनो. तो वुमेन क्या है, वुमेन अगर वुमेन हेट्रोजाइगस नॉर्मल है, होमोजाइगस नॉर्मल है, हेट्रोजाइगस कैरियर है, या फिर नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर वो होगी हेट्रोजाइगस कैरियर बिकॉज एल्बिनो मैन है बट उसके पास से तो क्या जाएगा, हाफ सेट जाएगा ना क्रोमोसोम्स का. और हाफ सेट किससे जाना है, वुमेन से जाना है. तो वुमेन के पास भी हाफ में वो होना चाहिए ना, तभी तो किसी ऑफस्प्रिंग में जाएगा बिकॉज ये रिसेसिव कंडीशन है. एक के होने से अगर फादर एल्बिनो है और वहां से ही जीन आ जाती है बस, और मदर से नहीं आती है, तो वो उस कंडीशन में एक्सप्रेशन ही होगा. मीन्स वो डिसऑर्डर होगा ही नहीं. डिसऑर्डर तभी होगा जब दोनों से आएंगे. और 50% एल्बिनो है, इसका मतलब मदर से भी आ रही है उसकी जीन, और मदर से आने, लेकिन नॉर्मल थी मदर नॉर्मल है, इसका मतलब वो कैरियर है, उसके पास है तो एलील बट वो क्या है, एक प्रेजेंट है, एक एलील है. एक एलील है तो वो क्या करेगी, डिसऑर्डर तो शो नहीं करेगी उसमें, वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन कैरियर का काम तो करेगी ना, अपने ऑफस्प्रिंग में भेजेगी डिसीज को. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेट्रोजाइगस कैरियर. नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज वेरी लिटिल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इनमें से किस इकोसिस्टम की बहुत कम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, फॉरेस्ट की, रिवर की, सी की, या फिर ग्रासलैंड की. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से क्या मीनिंग है बेटा, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो जो फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
तो जितना अमाउंट वो प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोस अमाउंट उससे ऑर्गेनिक मैटर का, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जितना भी वो ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो किसकी सबसे कम होगी ये पूछा है। फॉरेस्ट की ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, रिवर की, सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा, और ग्रासलैंड, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। रिवर की सबसे कम प्रोडक्टिविटी होगी। अगर सी की बात करें तो सी में पर यूनिट एरिया में तो लेस होती है, बट ओवरऑल एरिया की बात करें तो हाई होती है यहाँ पर, और ग्रासलैंड में भी हाई होगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रिवर का। रिवर की जो प्रोडक्टिविटी होगी इन सब में सबसे कम होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एसोसिएटेड विद लंग्स। इनमें से कौन सी डिसीज लंग्स से एसोसिएटेड है, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, अस्थमा या फिर ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ब्रोंकाइटिस किसका डिसऑर्डर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकियल ट्यूब्स में। जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में यहाँ पर हमारी विंड पाइप होती है, ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं, और वहां से क्या निकलती है, ब्रोंकाई, और आफ्टर दैट लंग्स के अंदर चले जाएं तो फिर ब्रोंक्यूल्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एंड देन फाइनली इट टर्मिनेट्स इनटू एल्वियोलाई। सो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। एंड अस्थमा एक क्रोनिक कंडीशन होती है, और होता क्या है इसमें, जो एयरवेज है, रास्ता जो है एयर का, वो नैरो हो जाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। न्यूमोनिया की बात करें तो लंग्स में इन्फेक्शन होता है, ये भी एक। तो सारे के सारे हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे करेक्ट होंगे, एंड ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट हेयर। नाउ द नेक्स्ट इज लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसेस। जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होता है उसकी कमी से कौन सी डिसीज होगी। नंबर 1 ऑप्शन इज अस्थमा, नंबर 2 इज एम्फाइसेमा, नंबर 3 सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड ऑप्शन 4 इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। So here the correct answer will be respiratory distress syndrome. Particularly premature infants में ये होता है, जो premature infants होते हैं उनमें, ऐसे बच्चों में जो प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इनके पास पल्मोनरी सर्फेक्टेंट कम होता है। सर्फेक्टेंट का काम क्या है, सरफेस टेंशन को कम करना एल्वियोलाई में, और इसकी एब्सेंस में सरफेस टेंशन को कम करता है ये एल्वियोलाई की। हमने अभी बात की लंग्स के अंदर जो बैलून लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर है जहाँ एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई, उनके सरफेस टेंशन को कम करना होता है इसका काम। अब जब ये कम बनेगा तो क्या होगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, और इस कंडीशन को एटिलैक्टेसिस बोलते हैं, एटिलैक्टेसिस। और होता क्या है इसमें, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। अस्थमा, अभी हमने बात की, अस्थमा हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस का केस होता है, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रेस्पॉन्स करता है या हाइपर सेंसिटिव होता है किसी भी एलर्जन के लिए, किसी भी बाहरी किसी चीज के लिए। एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो एल्वियोलर वॉल्स हैं, जो हमारी एल्वियोलाई हैं लंग्स में, इनकी जो वॉल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और जनरली क्रोनिक स्मोकिंग की वजह से ऐसा होता है, एल्वियोलर वॉल्स क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है एम्फाइसेमा में। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये हमारे म्यूकस प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, एंड फंक्शन जो टोटल लंग हेल्थ है उसकी, लंग हेल्थ को पूरा अफेक्ट करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, म्यूकस के प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे लंग हेल्थ पर ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है। म्यूकस जो सब्सटेंस होता है चिपचिपा सा, उसके प्रोडक्शन पे ये इफेक्ट डालता है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नाउ द नेक्स्ट इज द मेलपिगियन कार्पस्कल लाइज इन द। मेलपिगियन कार्पस्कल कहाँ लाई करते हैं, मेड्यूला में, लीवर में, कॉर्टेक्स में या फिर पेल्विस में। सो लीवर तो यहाँ होगा ही नहीं, मेलपिगियन कार्पस्कल मीन्स किडनी की बात हो रही है, और किडनी में भी आप देखते हो ना मेलपिगियन कार्पस्कल या मेलपिगियन बॉडी किसको बोलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, बोमेंस कैप्सूल, और उसके अंदर ये क्या है, ग्लोमेरुलस, एंड आफ्टर दैट पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड देन हेनलेज लूप, और फिर उसके बाद डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। तो ये हमारी पूरी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विच इज बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। हमारी किडनी जो है ऐसी बहुत सारी सेल्स से बनी हुई है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में जो किडनी होती है, किडनी में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा बाहर वाला पेरिफेरी वाला जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला जो होता है इसको मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स में कौन से वाला पोर्शन रहता है, ये वाला
जो हमारा बोमेंस कैप्सूल वाला है, और इसी को पूरे को मेलपिगियन बॉडी या मेलपिगियन कार्पस्कल भी कहते हैं, जो दो चीजों से बना है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, दोनों को मिलाकर ये जो बॉडी बनती है इसको मेलपिगियन बॉडी या मेलपिगियन कार्पस्कल बोलते हैं। और ये हमारा कौन से रीजन में होता है? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा कोर्टेक्स। ये हमारा बाहर की तरफ होता है। ये वाला भी हमारा पीसीटीबी और डीसीटीबी, केवल हेनलेज लूप जो है ये कहाँ होते हैं? मेड्यूला में होते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर कितने लंबे हैं और कहाँ तक मेड्यूला में अंदर धसे हुए हैं। बट पीसीटी, डीसीटी और ये वाला मेलपिगियन कार्पस्कल वाला पार्ट कहाँ है? हमारा कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। इसको रीनल कार्पस्कल या फिर मेलपिगियन बॉडी भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या है? हमारा ग्लोमेरुलस है और बोमेंस कैप्सूल है। सो ये कोर्टेक्स वाले पार्ट में होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर कार्टिलेजिनस? इनमें से कौन सी बोन्स कार्टिलेजिनस है? एक्सो ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटोपेराइटल, एक्सो ऑक्सीपिटल एंड स्पिनेथमोइड, और एक्सो ऑक्सीपिटल एंड पैरास्फिनोइड एंड फ्रंटोपेराइटल ओनली। जो हमारी स्कल में बोन्स होती हैं उनकी बात हो रही है। उनमें पूछा है कि कौन कौन सी बोन्स हैं जो कार्टिलेज से डेवलप होती हैं। सो एक्सो ऑक्सीपिटल एंड स्पिनेथमोइड, ये हमारी जो बोन्स हैं दोनों, ये क्या होती हैं? कार्टिलेजिनस होती हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।